नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनलों पर समाज क्रांति न्यूज़ और टीवी इंडिया 24 और माउंटेन वैली। आजकल लगातार समाज क्रांति न्यूज़ और हमारे दो अन्य चैनलों का प्रोला विधानसभा क्षेत्र में सर्वे चल रहा है, क्योंकि हमारे चैनलों ने एक नारा दिया है कि प्रोला विधानसभा विकास विरोधियों की पोल खोलेंगे। उत्तराखंड के सबसे युवा पत्रकार के रूप में आप देख रहे हैं मुझे, और लगातार हमारे चैनलों का उद्देश्य रहा है कि जहां पर जिस जगह पर मैं इस समय खड़ा हूं, ये एक ऐसी जगह है जहां पर अभी तक कोई पत्रकार नहीं पहुंच पाया। तो हमारे चैनलों का उद्देश्य हमेशा से यही रहता है कि जहां पर कोई नहीं पहुंच पाए वहां पर हमारे चैनल पहुंचने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से इस गांव का सौंदर्य है, मुझे लगता है क्या वाकई इस क्षेत्र में इस सौंदर्य की तरह इतना सुंदर विकास हुआ है या नहीं। क्या वो जन समस्याएं हैं जिनका निराकरण आज तक यहाँ पर जितने भी सत्ताधारी लोग आए, क्या उन्होंने उन समस्याओं का निराकरण किया या नहीं। इन्हीं तमाम समस्याओं को लेकर के लगातार हम आपको प्रोला विधानसभा के गांवों से सर्वे दिखा रहे हैं। तो हमारे साथ इस समय डुईक गांव के समस्त हमारे भाई लोग, पिता लोग, बहनें, माताएं मौजूद हैं और इनसे जानने का प्रयत्न करेंगे आखिर क्या वो समस्या इस क्षेत्र में रही, जिन समस्याओं का निराकरण यहाँ के स्थानीय नेता, जिन नेताओं को इन ग्रामीणों ने, ये जो गांव है, ये गांव इस क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है। तो मैं देखता हूं कि इस बड़े गांव के रूप में इस क्षेत्र का कितना विकास यहाँ के नेताओं ने किया, इसको लेकर के हमारे साथ मौजूद हैं और बातचीत करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ भाई साहब इस गांव के मौजूद हैं, थोड़ा कैमरा और आगे कर दीजिए, बातचीत करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुमन सिंह चौहान। सर, क्या वो समस्या, आपका गाँव इस क्षेत्र का सबसे बड़ा गाँव है, तो इस क्षेत्र में क्या वो समस्याएं हैं जिनका निराकरण आज तक कोई नेता नहीं कर पाया? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप इतने सुदूर क्षेत्र में आए हैं और हमारा जितनी भी समस्याएं आप चैनल में उसको दिखाएंगे जी। आपने जैसे कि कहा कि ये क्षेत्र वाकई में हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है। न्याय पंचायत ढुई का ये मुख्यालय है, न्याय पंचायत का मुख्यालय है। और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी जो गांव की आबादी है करीब 700-800 गांव की आबादी है। और यहाँ पे जो शिक्षा का हमारा मेन जो कारण रहा है पिछड़ने का, इस सुदूर क्षेत्र में यहाँ पे ये राजनीति से उपेक्षित क्षेत्र रहा है। यहाँ पे कोई नेता या कोई जन सेवक नहीं पहुँच पाता है। और हम भी जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय में बार बार अपनी शिकायतें लेके जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और जैसे कि शिक्षा की मैं बात करूं तो यहाँ पे प्राइमरी पाठशाला सबसे पहले, शायद मुझे लग रहा कि सन 1960 में यहाँ पर भवन बना था। और उसके बाद यहाँ पे 8वीं तक भी हुआ, उसके पश्चात हाई स्कूल भी हुआ है। लेकिन हमें खेद इस बात का है कि जो हमारी प्राइमरी शिक्षा है वो एकदम निम्न स्तर की है। निम्न स्तर की है। यहाँ पे स्टाफ का हमें हमेशा से ही रोना रहा है। और जैसा कि मैं भी यहीं से 5वीं किया हूँ अपने गांव से, उसके बाद हम यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के लिए डामटा या नौगांव या अपना विकास नगर या कोई नैनबाग चले जाते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ के लोग सरकारी सेवाओं में बहुत कम हैं। 700-800 की मैं आबादी कह रहा हूँ, इसमें मात्र 10-12 लोग ऐसे हैं हमारे भाई लोग जो कि सरकारी सेवाएं दे रहे हैं। सबसे बड़ी इस समय कितनी बड़ी खबर ये बता रहे हैं, 700-800 लोगों की यहाँ की जनसंख्या है। और दुर्भाग्य देखिए इस क्षेत्र का, जबकि कहा जाता है कि इस क्षेत्र को आरक्षण है, लेकिन मुझे 700-800 की जनसंख्या में मात्र 5-8 लोग सरकारी योजनाओं में, सरकारी सेवाओं में हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो क्या लगता है आपको जी? इसका जो मेन कारण है, ये हमारी प्राइमरी या प्रारंभिक जो शिक्षा है वो अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है? हाँ, अच्छी नहीं है। किसे इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं आप? इसके लिए जिम्मेदार मैं विभाग को मानूंगा। विभाग को मानते हैं? हाँ, क्योंकि हमारी जो प्राइमरी शिक्षा है उसका स्तर यहाँ पे उठ नहीं पा रहा है। मजबूरन हमारे यहाँ के जो काश्तकार लोग हैं, हमारी जो आजीविका है, हम बागवानी करते हैं, अपनी खेती करते हैं और अपनी मजदूरी करते हैं। इसके बावजूद भी हम मजबूर हो रखे हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए
जी। यहाँ से हम पलायन करना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये मेरा आपसे प्रश्न था। आखिर यही वजह हमारा प्रश्न था अभी कि आखिर क्या वजह है कि इस क्षेत्र के बच्चे पलायन करने के लिए दूर दूर शहरों में चले जाते हैं। तो भैया जी ने बताया है कि मुख्य वजह शिक्षा। यहाँ 10 तक स्कूल तो है, लेकिन वो सेवा भाव, वो निस्वार्थ भाव टीचरों के अंदर नहीं है कि लोग अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा सकें। यहाँ से अधिकारी बच्चे सरकारी सेवाओं में क्यों नहीं जा पा रहे हैं, इसकी वजह भी इन्होंने हमारी शंका को दूर कर दिया है कि जब शिक्षा का स्तर ही निम्न हो तो बच्चे कैसे अधिकारी बनेंगे। सर, 2022 का जैसे चुनाव है वो पास आ गया है, इससे पहले भी चुनाव आया था, यहाँ पर नेता भी पहुंचे होंगे, तो उन्होंने क्या ऐसे वादे किए जो पूरे किए? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा जी यहाँ पे जो यातायात की हमारे लिए व्यवस्था है, जी जैसे कि हमारे डामटा कंडारी मोटर मार्ग, जी हमारा डिवीज़न पड़ता है पिडोल डिवीज़न बड़कोट। जी हमारे यहाँ जितनी भी फसलें, कैश क्रॉप की फसलें, सेब हो गया, आपका मटर, टमाटर, यहाँ पे हम अच्छा खासा उत्पादन करते हैं। जी लेकिन यहाँ की जो रोड की व्यवस्था है जी ये बहुत ही खस्ता हालत में चल रही है। जी बार बार हमारे पिडोल डी मुख्यालय में जाने से भी यहाँ की जो यातायात की व्यवस्था ये नहीं सुधर पाई है। जी इस वजह से भी हम लोग काफ़ी परेशान हैं। इस क्षेत्र में विधायक जो निधि है, हाँ जी। या विधायक के विकास से कितना विकास आपको इस गांव में दिखता है? देखो जी, विधायक जी ने इस समय हमें एक निधि निर्गत करवाई है, जिससे कि हमने यहाँ पे खेल मैदान, बारात घर समतलीकरण का कार्य जिसके तहत हुआ है। जी मात्र एक निधि उन्होंने दी है, जी। जिसमें कि 2 लाख रुपए हमने खर्च किए हैं। अच्छा, ठीक, टोटल निधि कितनी प्राप्त हुई है? मात्र 2 लाख रुपए, बस 2 लाख? मात्र 2 लाख रुपए। जी। और सबसे बड़ी जो यहाँ पे हमारे लिए समस्या है, बारात घर का जो समतलीकरण, फील्ड का समतलीकरण हमने करवाया है, जी। वो इस वजह से करवाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ की जो आबादी है, हमारे बच्चों की जो शादियां हो रही है, हमारे साथियों, हमारे नौजवान जो जितने भी बच्चे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी हैं, यहाँ पे हमारे पास बारात घर नहीं है। कोई बारात घर नहीं है? कोई बारात घर नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे नज़दीक कोई मार्केट है, वहाँ पे कोई बिडिंग पॉइंट है। जी यहाँ के कुछ लोग वहाँ जाकर भी शादियाँ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। हमें बारात घर का होना भी इस क्षेत्र के लिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, गांव की आबादी को देखते हुए। जी क्योंकि यहाँ के लोग जो मतलब शादियाँ करते हैं, उस पर काफ़ी खर्च करना पड़ता है। बिल्कुल। कहीं से टेंट लाना पड़ते हैं, कहीं से क्रॉकरी लानी पड़ती है, और फिर यहाँ से ले भी आते हैं। तो हमारे पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है कि यहाँ पे माना किसी के शादी में बारिश आ गई तो छत नहीं है, छत नहीं है, पूरी व्यवस्था व्यवधान हो जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे बारात घर का होना बहुत ज़रूरी है। अब मुख्यतः प्रश्न आपसे करते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर किस तरह की व्यवस्था इस क्षेत्र में है? वो भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि आए दिन मैं अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखते रहता हूं कि कई माताएं ऐसी हैं जो प्रसव पीड़ा के दौरान, गर्भावस्था में जब होती हैं, तो रास्ते में जाते पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती हैं। तो यहाँ कोई इस तरह की व्यवस्था है या हाँ, नहीं? हुआ है, यहाँ पे वो हादसा भी हो रखा है। अच्छा। मेरी एक बहन थी जी डिलीवरी के समय, जी बच्चा तो उसका जन्म हो गया बच्चे का, लेकिन उसके दौरान ब्लडिंग ज़्यादा होने के कारण, हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं न होने के कारण, रास्ते में जाते हुए उसका देहांत हो गया। बहुत दुख की बात है। लेकिन यहाँ से करीब 20-25 किलोमीटर हमारे स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल वहाँ पे है डामटा में। कहते हैं कि वहाँ पर भी है तो हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन सुविधाएं नहीं है। थोड़ा लाइट खोल दीजिए जरा, अभी टाइम है। अच्छा। वहाँ पे इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, उसके लिए भी हमें विकास नगर जाना पड़ता है, जो कि यहाँ से करीब 4 घंटे हमें पहुँचने में लगते हैं। 4 घंटे? हाँ, 4 घंटे में यहाँ पे हम विकास नगर पहुँचते हैं। भाई अब आप समझ सकते हैं कि 4 घंटे में, माना कोई डिलीवरी का केस है तो 4 घंटे में कितना झेल लेगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल, स्वतः ही वो तो दम तोड़ देगा। बिल्कुल। तो ये भी यहाँ पे मेन कॉज है कि हम यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं हमारे पास अच्छी नहीं है। कई हादसे ऐसे हो चुके हैं, जैसे हमारी माताएं हैं, वो गर्भावस्था के दौरान संसाधन न मिलने की वजह से वो प्रसव पीड़ा के कारण मृत्यु हो जाती हैं। तो आप इसके जिम्मेदार किसे मानते हैं? कौन है वो व्यक्ति जिम्मेदार जिनकी वजह से ये सब चीजें हमारी माताओं को मैं तो सरकार को जो जिम्मेदार मानता हूँ। अच्छा, इसकी जिम्मेदार सरकार है। कारण यही है कि समय पे गाड़ी ना मिलना जी, और रोड का काफ़ी दूर, हॉस्पिटल का काफ़ी दूर होना, तो इस वजह से जो है जान जो है बताया इन्होंने कि 4 घंटे लगते हैं, तो 4 घंटे में जो है
असंभव हो जाता है। कहाँ डामटा जाना पड़ता है? नौगांव? डामटा तो कोई सुविधा ही नहीं है। अच्छा अच्छा, विकास नगर गाँव में भी कोई अच्छा सीधा विकास नगर जाना गाँव में पड़ता तो है। है ही नहीं, कुछ नहीं, विकास नगर। कोई व्यक्ति भी अर्जेंट बीमार है तो उसे भी जाकर के सीधा। बिल्कुल तो आपातकाल। क्या मांग आपकी है, क्योंकि 2022 का जो चुनाव वो भी पास आ गया है, क्या कहना चाहेंगे उन नेताओं को जो वोट मांगने आपके क्षेत्र में आते हैं, लेकिन जब विकास का नाम आता है तो इन क्षेत्रों को प्राय छोड़कर चले जाते हैं? तो कई बार हमने जो विधायक जी के सामने जी। सारा ये रखा है कि भाई हमें जो है यहाँ जो पूरी स्टाफ होना चाहिए, पूरी सुविधा डामठा में होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। तो 2022 में उनका कुछ करने वाले हैं या नहीं? करने तो करेंगे ही, और क्या करना। अच्छा, क्या चाहते हैं 2022 में जो वर्तमान में और पूर्व में जो विधायक रहे, सत्ता में रहे, प्रोला विधानसभा में, क्या उन्हीं की सरकार रहनी चाहिए या कोई नई चेहरा इस क्षेत्र में आना चाहिए? तो चाहे कोई भी पूर्व विधायक से भी हमने वार्तालाप की जी। कि हमारी क्षेत्र की ये समस्या जी। है। वर्तमान में जो विधायक है उनसे भी कहा, लेकिन किसी ने भी अनसुनी कर दी। अच्छा, किसी ने भी कुछ तो नहीं कहा। 2022 में उन्हें अनसुना करने वाले हैं या हाँ, नहीं? दोनों विधायकों ने। अच्छा जी। विकास के नाम पर मैं देखता हूं कि कोरोना काल में भी इस क्षेत्र में काफी पैसे, आर्थिक मदद गांवों के लिए काफी आई। कोरोना काल में जो हमारे आंकड़े हैं, आपके गांव तक कितनी मदद यहां पर पहुंची है? हमारे यहाँ तो ऐसी कोई भी मदद नहीं पहुंची है जी। जी। बस खाली जो विधायक जी के द्वारा जो है सैनिटाइजर की एक शीशियाँ बांटी गई है। बस बाकी कोई मदद ना कोई मदद नहीं पहुंची। हाँ जी। कहाँ जाता होगा ये पैसा? अभी हमने जगबीर सिंह भंडारी जी थे, पूर्व राज्य मंत्री, तो उनसे बातचीत कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारे पहाड़ी के क्षेत्रों के लिए, क्योंकि बॉर्डर क्षेत्र हैं, इनके लिए इतना पैसा आता है कि खर्च नहीं हो पाता। कहाँ जाता होगा पैसा, कुछ पता है आपको? ये तो हमें कोई पता नहीं अच्छा, कि कुछ कहाँ नहीं। जाता होगा ये पैसा। हाँ जी। और हम तो विधायक जी ने एक सैनिटाइजर की सभी को एक अच्छा, एक सैनिटाइजर। बस। और खाद्य कोई- पदार्थों की अगर बात करें, राशन का जो है, अभी तमाम आरोप लग रहे थे, किसी के राशन ऑनलाइन नहीं चढ़ाए गए हैं, किसी का कुछ नहीं किया गया, तो क्या कितनी सच्चाई है इसमें? सबसे पहले तो मैं जी, मीडिया का आभार प्रकट धन्यवाद करूंगा, धन्यवाद। क्योंकि हमारे गांव में आज तक कोई मीडिया कर्मी नहीं पहुंचा। जी जी तो आप पहुंचे हैं तो आपका धन्यवाद करूंगा। और जैसा कि मैं तो इस चीज़ का सभी मुद्दों का जिम्मेदार ये घटिया किस्म की राजनीति को मानूंगा, जी जो कि हमारे क्षेत्रीय नेता हैं इधर के। जी, हमारी आवाज़ क्षेत्रीय नेताओं द्वारा ही आगे पहुंचती है, बिल्कुल। लेकिन वो जो हमारे क्षेत्रीय नेता लोग हैं जी वो अपने मतलब की बात करते हैं। जी। अगर विधायक जी या कोई नेता आ भी जाता है जी, तो वो उनको गुमराह कर देते हैं और अपनी ठेकेदारी प्रथा चलाते हैं। जी बाकी गांव की जो भी भोली भाली जनता है उन तक कुछ नहीं पहुंच पाता है। जैसे कि हमारा गांव है जी कृषि के मामले में काफ़ी आगे हैं। जी क्षेत्रीय नेताओं को ये पता होना चाहिए, जैसे कि हमारे डामठा में ऑफिस है, हॉर्टिकल्चर है या कृषि विभाग है, ऐसी दवाइयाँ वहाँ आती है जो कि हमारे काम ही नहीं आती जी। है, जिन्होंने वहाँ काम ही नहीं करना है। जी ये क्षेत्रीय नेताओं का या प्रतिनिधियों का काम है जी। कि वहाँ ऐसी दवाइयाँ पहुँचाओ ताकि हमारे फसलों के लिए काम करे। ऐसी दवाइयाँ पहुँचाते हैं जो कि हमें काम ही नहीं आती, वो दवाई हमको काम ही नहीं आएगी। हमें विकास नगर जाना पड़ता है दवाइयों के लिए, काफ़ी महंगी दवाइयों से हम काम चलाना पड़ता है। तो ऐसी सरकार तो जिम्मेदार है ही है जी, लेकिन उसके साथ उसके साथ साथ जो हमारे जो क्षेत्रीय नेता है जी। जिनके द्वारा हमारी आवाज आगे पहुंचती है, जी, सबसे बड़े जिम्मेदार वो लोग हैं। हमारे क्षेत्र के जो सबसे मुख्य व्यक्ति है वो विधायक माने जाते हैं, क्योंकि वो विधानसभा में हम लोग उन्हें चुन करके भेजते हैं। तो उनसे कितनी उम्मीदें आपको अपने गांव में दिखी है? कितना उजाला उन्होंने इस गांव को कुछ किया नहीं, है? हमारे यहाँ तो विधायक निधि क्या 2 लाख से क्या हो पाएगा हमारा? बिल्कुल कुछ नहीं हो पाएगा ना कुछ नहीं हो पाएगा। भाई। हमारा अगर ग्राउंड भी बन रहा है जी। तो उसके लिए तो कई लाख होने चाहिए थे। लेकिन चुनाव के समय तो मैंने देखा इन तमाम गाँव का, जब मैं लाइव देख रहा था, बड़ी बड़ी घोषणाएं यहाँ से करके गए, तो कुछ तो क्या होगा? चुनाव के टाइम में विधायक जी आए यहाँ पे, जी भोली भाली जनता को गुमराह करके चले कि हम तो एडवोकेट है, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं जी। हमारी ये पिछली जो हमारी जो पंचवर्षीय है वो काफ़ी निम्न स्तर के हाथों में पड़ी है। अब जो है मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ तो मैं कुछ करूँगा, लेकिन हमें तो कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिल पाया। हम उस पढ़े लिखे इंसान से भी कुछ नहीं मिला, जी, बिल्कुल गधे के समान मिला है। तो 2022 में आप क्या चाहते हैं? मन अब की बात हमारे है। समझ ये नहीं आ रहा कि हमें तो कोई चेहरा ही नहीं मिल रहा है ऐसा कोई जो हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचा पाए। दिक्कत सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ तो सब ऐसा ही है, जो भी आगे आते हैं
फिर बाद में दिखा देते कोई हैं। अगर नया चेहरा है तो आप चाहते हैं कि एक बार नए चेहरे को अगर मौका कोई दिया नया जाए? चेहरा पढ़ा लिखा कोई आए जी। तो उम्मीद तो करेंगे, हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं केवल। जी अब विकास तो अब ऊपर वाले के हाथ में, हमारा तो अब पता नहीं कितनी पंचवर्षीय चले गए, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं दिखा। वही विकास है जो हम अपने प्रधान जी के माध्यम से, थोड़ा बहुत पैसा आता है सब रोजगार गारंटी के माध्यम से, उसी से विकास थोड़ा बहुत हम कर लेते हैं, बाकी कुछ नहीं। ठीक। हमारे साथ उप प्रधान जी कहाँ हैं वो? अच्छा, चले गए हैं वो। अभी आ जाइए थोड़ा भैया, क्या नाम है आपका? मैं राम प्रकाश शाह अच्छा, और मैं एक किसान हूँ। सबसे बड़ा प्रश्न किसानी को लेकर के और मैं जो अपनी बात ये इसी उस पर रखना चाहूँगा। हाँ, मेरा सबसे पहले देखो, जो पहले मेरा प्रश्न ये था किसानी को लेकर के मैं आपके पास आया था। आपने कहा इस गांव में बहुत किसानी होती है, अभी जैसे फसल है कई बार भारी वर्षा के कारण बर्बाद हो जाती है और कई बार सूखा पड़ने के कारण बर्बाद हो जाती है, तो ऐसे में मुआवजा कुछ मिलता है या नहीं? क्योंकि अखबारों में प्रतिदिन छपता है, जैसे कभी फसलों का नुकसान होता है तो हमें छपा मिलता है कि आज यहाँ पर जो फसल नुकसान हुई है उसका मुआवजा दिया गया है, तो आप लोगों तक पहुँच पाता है या नहीं? सबसे बड़ा सवाल। कई बार यहाँ जी प्राइवेट कंपनियाँ आती है जी, सरकारी आते हैं जी, हम बीमा करवाते हैं जी, लेकिन आज तक हमें कभी भी इस प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला है। कोई लाभ नहीं मिला। दूसरी बात में अपने बड़े भाई जो जगमोहन राउत जी अभी बोल रहे थे, जी हम एक किसान हैं जी, और हमारा जो आधार है वो खेती है। खेती है। विधायक हमें 2 लाख की निधि देता है, उससे हम सिर्फ अपना सामूहिक विकास कर सकते वो भी नहीं हैं। हो चलो सकता। बारात घर हो गया, 2 लाख से ऐसे कुछ हो नहीं सकता हो है। नहीं सकता। और जो मेन पर्पज है हमारा, जो इस समय जो मेन स्तर जा रहा है बागवानी पे, जी। एक केंद्र बिंदु हमारा बागवानी बना है, क्योंकि और फसलें हमारी नहीं हो पा रही है। राजमा बोते हैं, बरसात हो जाती है, खराब हो जाती है। बागवानी की एक ऐसी चीज है कि उसमें अगर हमें कुछ ना कुछ ना भी हो तो 100% के जगह जो है 70%, 70 नहीं तो 50% हमें फसल मिल ही जाएगी। मिली जाएगी। तो बागवानी हमारे गांव से काफी 4-5 किलोमीटर ऊपर है। 4-5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर जो हमारे लास्ट बागीचे हैं जो हमारे गांव के 7 किलोमीटर दूरी पे हैं। तो मनुष्य इस समय, आज का जो युग है, जीवन यापन करने के लिए सुविधाएं चाहता है जी, और हम चाहते हैं कि हम अपना जीवन वहीं यापन करें जहां हमारा जीवन आधार है, जहां हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास वहां ऐसी सुविधाएं नहीं है कि हम अपना जीवन वहां पर यापन कर सकें। जी। आजकल मेन है, जी। इंसान दिन भर मेहनत करता है, इतना पसीना हो जाता है, बिल्कुल। नहाना बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे पास वहाँ पानी नहीं है, लाइट नहीं, हम एक पानी गर्म नहीं कर सकते। कहीं हम गंदा पानी नाले से उठा के लाएंगे, उसको 3 में गर्म करके फिर नहाएंगे, बीमार होगा इंसान। के सबसे बड़ा आप अभी सवाल करें, जल। देखो व्यक्ति जल ही जीवन है, हर चीज के बिना रह सकता, तो ये इसको लेकर के आपने कुछ? हमने कई बार, जी, हमारे विधायक आए, हमारे कई प्रतिनिधि, जी। चाहे वो उच्च स्तर का हो चाहे वो लो स्तर का हो, हमने सभी प्रतिनिधियों के बीच में ये बातें रखी है, लेकिन कोई सुनी नहीं है। हमारे यहाँ अक्सर मेन जो पर्पस हो गया, जो भी प्रतिनिधि चुना जाता है वो सिर्फ हमारे बीच में 10 दिन तक आता है, 10 दिन में आता है जी, वोट से पहले। उसके बाद उसके जो अपने जो डिपार्टमेंट के ठेकेदार होते हैं, ठेकेदार, वो ठेकेदारी प्रथा चलती है। उसका भाई मेरे को 50,000 का ठेका चाहिए, ये रोड का जो टेंडर है 5 किलोमीटर मेरी होनी चाहिए। किसी भी कारण से तुम कुछ भी करो, मंत्री से चिट्ठी लाओ या मुख्यमंत्री से चिट्ठी लाओ, ये ठेका मुझे मिलना चाहिए। तो अक्सर क्या होता है कि ठेका उसे मिल जाता है। जी। ये जो राजनीति को, प्रतिनिधित्व को, ये ठेकेदारी प्रथा बना दी गई है। हमारे पास बचा है आम प्रधान। प्रधान के पास मनरेगा का जो काम आता है उसको ही सिर्फ हम अपने सामूहिक मीटिंग ग्राम सभा के हिसाब से कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा गांव का खड़ंजा लगा दिया, किसी खेत की दीवार खिसकी, तो ये चीजें हम सिर्फ कर सकते हैं। आज तक हमें, हमारा जो विधायक है कुछ भी नहीं, हमारा सबसे जो नजदीकी प्रतिनिधि होता है विधायक होता है। एक मंत्री को बुलाने के लिए तो हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, बिल्कुल आप विधान, लेकिन एक विधायक होता है और विधायक को जाने के पास हमें जो है कम से कम 10 लोगों की सोर्स हमें लगानी पड़ती है, उन ठेकेदारों की। तब हमारी बात, अगर हमें कब हमारा कोई मरीज हॉस्पिटल पे है तो उस मरीज को हमारा अगर उसके थोड़ा दस्तावेज बनाने मात्रा में, अगर अपना आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड जो केंद्र से निर्धारित है, अगर हमें अपना गोल्डन कार्ड भी वहां लगवाना है तो उसके लिए हमें एक सोर्स लगानी पड़ती है एक विधायक की। तब विधायक जो है किसी को फोन करे तब वो लग सकता है। इस समय आप उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल देख रहे हैं और सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो भी लगातार हमें पता है कि हमारे चैनल को देखते हैं। इस समय अगर वो आपकी आवाज सुन रहे हो
तो क्या उनको लेकर के संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश दूं कि जी। देखो, मैं किसान हूँ जी मेरा एक मैं अपना जीवन खेती से, मेरा आधार खेती है। मैं उस खेती को अगर सही तरीके से नहीं करूंगा तो मेरा जीवन व्यर्थ है। जी कोई राजनीति कर रहा है जी अगर वो अपनी राजनीति में अपने सही तरीके से नहीं कर रहा तो उसकी राजनीति बेकार है। जी एक टीचर है, जी अगर वो अपने बच्चों को कहीं सरकारी, अभी मेरे बड़े भाई सुमन सिंह चौहान जी ने बहुत अच्छी बात रखी कि हमारा जो बेसिक, जिसके पास बेसिक नहीं है वो ऊपर कुछ कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। अरे मैं अगर कोई दवाई मैं किसान हूँ, मुझे अगर किसी दवाई को डालना है, उस 5 ml है, मुझे उसके ऊपर शिक्षा नहीं है, मैं उसको अगर 10 ml डाल दूं मेरी फसल खराब हो जाएगी। बिल्कुल। माध्यमिक स्तर में जब जो है बेसिक में जो है, जब जिस बच्चे को पहाड़े नहीं पढ़ाए जा रहे हैं वो सीधा 8वें में जाता है। अगर 8वें या हाई स्कूल लेवल पे उसे पहाड़े सिखाने पड़ रहे हैं टीचर को, क्या प्रोग्रेस कर सकता है? बिल्कुल। तो इसकी ये जो कमियां हैं ये सारी प्रतिनिधित्व की है। और हमारे जो प्रतिनिधि है वो ठेकेदारी प्रथा चलाते हैं, ठेकेदारों के ऊपर निर्भर हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि राजनीति बिल्कुल बेकार हो गई है। अगर किसी को कोई भी कार्य करना है तो मन से करे और तन से करे, और ना तो फिर गांव के भोली भाली जनता, किसान आधार पे जो अपना जीवन अपने आधार पे जीवन यापन कर रहे हैं, हमें कोई भी सरकारी सुविधा या कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं, मनरेगा का कार्य आता है, हम उसी पे अपना थोड़ा बहुत अपना विकास कर लेते हैं। ऐसा हमें उच्च स्तर का कोई भी किसी भी उससे जो है कोई वो नहीं मिला। ठीक है। अभी जब सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं इस गांव अपनी गाड़ी से उतर रहा था, पहुंचा, तो यहाँ पर देखा कि टमाटर की एक गाड़ी लदी हुई थी। जब मैंने बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि टमाटर इस समय 250 रुपए क्रेट है, इसमें 100 रुपए किराया लग जाता है, आड़त लग जाती है। तो ये कैसे, ये नुकसान कैसे आप संभाल पाते हैं एक किसान? तो क्या करें जी, संभालना तो पड़ेगा। 100 रुपए की रेट गई है जी। तो वो तो भाड़ा ही भाड़ा नहीं निकला, किसान का कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकल पा कोई रहा। भी नहीं निकला। इसका कुछ मुआवजा मिलता है या नहीं? जो कोई भी मुआवजा नहीं, टमाटर का कोई जो नहीं। भी कुछ गलत होता है, नुकसान नफा होता है, उसके सारे आपके माथे पर लग जाता है। हमारे किसानी के सारा जो किसान के माथे पे। आप क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के सत्ताधारी लोगों को? हम ये संदेश देना चाहेंगे जी कि इसका जो निर्धारित मूल्यांकन हो जी, क्या 500 रुपए की रेट हो, पहले से तय कर दीजिए। पहले से जो तय होना चाहिए जी। कि इससे कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि बड़ी उम्मीदों के साथ जो गांव के लोग हैं बड़ी मेहनत के साथ खेती करते हैं, टमाटर उगाते हैं, लेकिन लास्ट में जब दाम देखते हैं तो मेहनत का ही पैसा नहीं मिल पाता। तो सोचिए कितना दुख किसानी में होगा। आने वाले समय में अगर ऐसी परिस्थिति इन किसान भाइयों की होगी, जिससे आज पूरा देश चल रहा है, जिससे पूरे देश के लोगों का पेट भर रहा है, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति इन लोगों की रहेगी कि जो मूल्य से टमाटर लगाया था वो मूल्य भी ना प्राप्त हो सके, तो आने वाले समय में खाद्य पदार्थों का भी संकट पड़ जाएगा। तो तमाम हमने गांव वालों से बातचीत करने का प्रयास करा और अंतिम में 2-4 ग्रामीणों से और बातचीत करते हैं। आइए भैया थोड़ा सा आगे। अच्छा, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? किशन सिंह रावत। क्या करते हैं आप? मैं खेती किसानी करता हूँ अच्छा, खेती और किसानी। सोशल वर्कर हूँ। क्या करते हैं सामाजिक कार्यों में? सामाजिक कार्यों में कोई भी जो है अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की जो है कोई मतलब ज्यादती होती है जी। या किसी प्रकार की कहीं पर कोई कमी आती है तो हम आवाजें उठाते हैं। सामाजिक कार्य में आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कितना आपको क्षेत्र में समाज का उत्थान यहाँ की वर्तमान सरकार से आपको दिखा है? सबसे पहले तो मैं जी आप पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं अपने गांव में कि आप लोग, मैं समझता हूं कि पहली बार जी इस प्रकार की शख्सियत और इस प्रकार की जो है यूनिट हमारे गांव में आई है। और मैं सजगता के साथ कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने हमारे दर्द को समझा और हमारा जो दर्द होगा, जो हमारे बीच में जो समस्याएं होगी, उसको आप आगे तक ले जाने का प्रयास करेंगे। ये पत्रकार जो है चौथा स्तंभ होता है, जैसे कि सभी को मालूम है, और आपके माध्यम से हमारी आवाज आगे पहुंचेगी। जैसे कि आपने कहा, हमारी किसानों की अनंत समस्याएं हैं, गाँव में किसान बसते हैं जी। पहले सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया था, सरकार किसान के द्वार। आज वो कार्यक्रम भी कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है जी।
अभी हमने यूपी गवर्नमेंट से मैं सुन रहा था, योगी जी ने इस कार्यक्रम को फिर से चलाया कि किसान सरकार के द्वारा। अगर इस प्रकार के कार्यक्रम तहसील दिवस के माध्यम से और इस प्रकार के कार्यक्रम अगर आयोजित किए जाते थे और आज भी वो चले, तो किसान कहीं ना कहीं अपनी आवाज को रख सकता है। जैसे अभी टमाटर की बात आई, टमाटर जो है हम तमाम फसलें हमारी जो है इस समय गौण हो गई है, टमाटर पे फोकस है, पूरे सभी गाँव वासियों का टमाटर पे इस समय हमारा फोकस है। और किसानों ने तमाम प्रकार के अपने अन्य आय के स्रोतों से जो है टमाटर की खेती में अपना पैसा व्यय कर रखा है। और इस समय हमको जो है उसका प्रचुर मात्रा में दाम नहीं मिल रहा है। 100 रुपये और 150 रुपये में क्रेट जा रही है, जो कि किसान की लागत एक क्रेट के पीछे लगभग 200 रुपये क्रेट जो है हमारी मंडी जाती है। और हमको जो है इस पर कोई भी हो, आज जो है लगभग पूरा सीजन समाप्त होने की ओर है, लेकिन सरकार की कोई भी हमारा कोई चुनिंदा, कोई विधायक या कोई सांसद इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। ठीक है, और मैं इतना कहना चाहूँगा कि किसान जो है हमेशा मारा जाता है। किसान अभी जो है बागवानी के संबंध में देखिए आप, जल जीवन मिशन जो सरकार का जो इस समय चल रहा है केंद्र सरकार का, उसके तहत मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो बाग बगीचे जो ऊपर ऐसे क्षेत्रों में हमारे बाग बगीचे हैं जहाँ पर रोडों का अभाव है, पानी का अभाव है, पाइपलाइनों का अभाव है, तो हम चाहेंगे कि सरकार जो जल जीवन मिशन के तहत कच्चे तालाबों का निर्माण करे, टैंक हौजों का निर्माण करे, ताकि हम वहाँ पर बरसात के पानी को एकत्रित कर सकें और उससे हम जो है अपनी खेती किसानी कर सकें, अपनी दवाई बूटी का काम कर सकें। अभी मैं पूर्व राज्य मंत्री जो हमारे क्षेत्र के रहे हैं जगदीश सिंह भंडारी, जानते होंगे, उनसे जब बातचीत हो रही थी तो कह रहे थे इस भार जो नीचे केंद्र सरकार से है, ये सीमावर्ती जो क्षेत्र हमारे पहाड़ का, इन क्षेत्र के लिए इतना पैसा आता है कि खर्च नहीं हो पाता। तो आखिर इस क्षेत्र में वो पैसा दिखता क्यों नहीं? क्या लगता है, क्या कारण आपको लगते हैं? यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो पैसा आता है वो धरातल पे कहीं पर दिखाई नहीं देता है। उसकी कहाँ पर बंदरबाट होती है, ये हमारे पहुँच से बाहर है। और जो भी हमारे नुमाइंदे और चुनिंदे जो हमारे बीच से जाते हैं, उन लोगों ना तो वो छोटी सी बात को तो हम भी अपने स्तर से उठा सकते हैं, लेकिन बड़ी बात को जो दिल्ली से संबंधित बात है या सरकार से संबंधित बात है, उसको एक आम आदमी नहीं उठा पाता है। वहां तक हमारी आवाज पहुंच भी नहीं पाती है। तो हमारे जो जनप्रतिनिधि, मैं उनसे आह्वान करना चाहूंगा कि अपने विधायकों से, सांसदों से, कि आप लोग जो योजना दिल्ली से चलती है वो कम से कम गांव तक पहुंचे। जी बिल्कुल। 2022 का चुनाव आपको पता ही है, पास आ गया है, तो क्या चाहते, कितने खुश आप वर्तमान सरकार से हैं और क्या चाहते हैं? यही सरकार बनी रहे या परिवर्तन की लहर चाहते हैं? देखो, परिवर्तन संसार का नियम है। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमारे बीच से एक योग्य प्रत्याशी, योग्य आदमी आगे बढ़े, वो चाहे किसी पार्टी का हो। हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हम ग्रामीण जनता है, हम गांव में निवास करते हैं, हमारे लिए विकास चाहिए। और जो हमारे बीच से जो योग्य प्रत्याशी होगा, अगले बार हम उसका चयन करेंगे, वो किसी भी पार्टी विशेष का हो। मैं पूरे गाँव वासियों को भी यही अपना संदेश देना चाहूंगा कि जो भी योग्य प्रत्याशी हो उसका चयन करें। हमें पार्टी नहीं देखनी है, हमें योग्य प्रत्याशी को चुनना है। सबसे बड़ी बात सामने निकल करके इस पूरे सर्वे की निष्कर्ष यही आ रहा है कि मैंने कई नेताओं को नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन सुना है कि वो नेता लोग 5-5, 7-7 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च कर देते हैं। मैं समझता हूँ अगर उसी जो चुनाव में हम 7-7 करोड़ रुपए, 5-5 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, अगर वही पैसा जनता के विकास के लिए, अच्छे हॉस्पिटलों के लिए खर्च किया जाए, तो मैं समझता हूँ चुनाव में वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जनता को क्या चाहिए? जनता आप लोगों से, प्रतिनिधि लोग इस समय उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल देख रहे हैं, वो देख रहे होंगे, उनसे हाथ जोड़ करके विनती की है। जनता कह रही है, आज इनका दुख हमारे चैनल पर प्रकट हुआ है। इनका कहना है कि ये लोग आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, ये प्रत्येक चीज का टैक्स आपको प्रदान करते हैं, ये अपना हक आपसे मांग रहे हैं। क्योंकि आपसे इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि आपको इन्होंने सत्ता तक भेजा है, लेकिन ये दुर्भाग्य रहेगा कि ये आवाज जाने के पश्चात भी अगर कुछ भी कार्य यहाँ के नेता नहीं कर पाए, तो आने वाले विधानसभा जो चुनाव है उसमें परिवर्तन की लहर इन नेताओं को इस तरह से यहाँ की जनता फेंकेगी। क्योंकि जिस गांव में मैं खड़ा हूं, पुनः कह रहा हूं, ये इस क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है, लेकिन इस गांव बड़ा जैसे ही गांव बड़ा है, लेकिन इनकी जो जन समस्याएं, मैं समझता हूं मात्र 2 लाख रुपए 5 वर्षों में इस क्षेत्र की सरकार ने मात्र 2 लाख रुपए दिए हैं।
तो ये दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य कहूं, ये तो स्वयं जनता तय करेगी। तो अंतिम में हमारे भाई साहब हैं, इन्होंने बहुत अच्छा हमें डामटा कंडारी जो मोटर मार्ग है जी इसको हम PMJSY में जी कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए कि हमने वर्तमान सांसद टिहरी की जो सांसद हैं उनको भी संज्ञान में इस चीज़ को लाया है और हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनके संज्ञान में भी इसको डाला है। और PMJSY कार्यालय जब हमारे पूर्व प्रधान माननीय श्री शोभत सिंह जी पूर्व में प्रधान रहे हैं, उनको भी हमने अपने हाथों से एप्लीकेशन लिखी है और PMJSY का जो कार्यालय देहरादून में है वहाँ पे हमने इसको इस विषय में दिया है। इस विषय में अभी तक विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और हम ये चाहते हैं कि इसको दोबारा डबल कटिंग किया जाए और जहाँ पे पुल बनने हैं, डामरीकरण होना है या कॉज बनने हैं या कहीं पे जैसे कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि दोबारा जहाँ पे कटिंग होनी है जी, क्योंकि ये बहुत पुरानी रोड है, जैसे कि लेबर द्वारा कटी हुई है। चाहे लेबर द्वारा कटिंग की नहीं, लेबर द्वारा जो रोडें कटती है वो फुल नाप नहीं दे पाते हैं। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, अब जो नई तकनीक आई है JCB या LNT मशीनों द्वारा जो रोडें बन रही है उसकी जो चौड़ाई, वो पूरी चौड़ाई माना 9 मीटर है, 7 मीटर है, वो पूरी लेंथ दे देते हैं, लेकिन लेबर इतना काम नहीं कर पाती थी और उस समय जो रोड कटी है वो बिल्कुल बहुत ही कंजेस्टेड स्थिति में है और यहाँ पे हमें यातायात की अच्छी सुविधाएं, ये भी एक कारण है। और दूसरी बात मैं ये लाना चाहता हूँ आपके संज्ञान में और आपके चैनल के माध्यम से, अभी भारत सरकार के द्वारा जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय सर्जित किए गए हैं, शायद आपके नॉलेज में भी ये बात हो गई, तो शायद मुझे जहाँ तक मेरे संज्ञान में बात है कि हमारे नौगांव ब्लॉक के लिए 2 उत्कृष्ट विद्यालय जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय हैं, वो एक तो शायद मोरी साइड कहीं पे उन्होंने दिया है और दूसरा जो विद्यालय उन्होंने GIC धारी को उन्होंने 2 स्वीकृति किया है। वहाँ पे इतनी समस्याएं हैं कि धारी का बच्चा हमारे बर्नीघाट या डामटा आ सकता है, लेकिन डामटा का बच्चा धारी नहीं पहुँच सकता है। हाँ, तो ये जो विद्यालय वहाँ पे सर्जित किया गया है ये सरासर गलत हुआ है। और मैंने खुद जो पूर्व क्षेत्र जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं नारायण सिंह जी, और चाहे भाजपा के कोई मंडल अध्यक्ष रहा हो, कांग्रेस पार्टी का कोई सामाजिक कार्यकर्ता या क्षेत्रीय नेता रहा हो, हमने उनके संज्ञान में ये बात डाली है कि ये विद्यालय जो वहाँ सर्जित किया गया है ये सरासर गलत हुआ है। अब आपने विद्यालय की बात, हाँ, हम चाहते हैं कि इसको राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली यमुनोत्री जो राष्ट्रीय मार्ग है, कहीं पे चाहे बर्नीघाट केंद्र बिंदु बन रहा है, चाहे हमारा डामटा केंद्र बिंदु बन रहा है, यहाँ पे अटल उत्कृष्ट विद्यालय होना चाहिए। अब विद्यालय की आपने बात किया, अब थोड़ा सा प्राइमरी का यहाँ पर जो विद्यालय है, इस विद्यालय पर भी तमाम आरोप लगते रहते हैं। आखिर क्या वो मुख्य वजह है कि आप लोग इन विद्यालयों पर आरोप लगाते रहते हैं? देखो, सबसे बड़ी बात तो भाई साहब ऐसी है जी, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मेरे बच्चे के साथ नाजायज करेगा ना उसको हम बख्शेंगे नहीं। यहाँ पे पूर्व में जो अध्यापक रहे हैं जी, उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहा है। हमारे बच्चों के प्रति जी, हमारे समाज के प्रति, यहाँ के जो अभिभावक संघ के अध्यक्ष रहे हैं या कोई कोषाध्यक्ष रहा विद्यालय में, चाहे उपाध्यक्ष रहा है, उनके द्वारा यहाँ पे कई बार तालाबंदी भी करवाई गई है। वर्तमान के जो यहाँ पर अध्यापक हैं, उनसे कितने खुश आप हैं? अभी जी यहाँ पे अध्यापिकाएं हैं, कुमाई जी हैं जी, वो मुझे लग रहा है शायद 1-1.5 साल से अवैतनिक चल रही थी। मेरे संज्ञान में उतनी बात नहीं है, लेकिन अवैतनिक चल रही थी जी। और उसके पूर्वतः जब यहाँ पे एक मैडम रहा करती थी, तो उनका यहाँ से इन्होंने जब यहाँ पे तालाबंदी की है हमारे अभिभावकों ने, हमने, तो उसी दौरान उसको यहाँ से तबादला उसका कर दिया गया है। उसके बाद कुछ दिनों तक व्यवस्था में ये विद्यालय रहा है हमारा प्राइमरी, लेकिन उसी दौरान क्या हुआ कि हमारे द्वारा प्रतिनिधियों के द्वारा हम उत्तरकाशी जिला मुख्यालय पे जाके डीएम साहब भी मिले हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी जो भी जिले का शिक्षा अधिकारी है इनका, उससे भी मिले हैं, हमारा भी ऑफिस नौगांव रहा है वहाँ भी हम मिले हैं। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जो यहाँ पे टीचर भेजा है वो भी कहीं महीनों के बाद भेजा है, लेकिन यहाँ पे जो अध्यापक पहुँचे हैं मुझे उनका भी कुछ व्यवहार ठीक नहीं लग रहा है जी। हाँ, तो हम ये चाहते हैं कि बेसिक जो शिक्षा है वो अच्छा उसका स्तर होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है यदि वो अच्छी निकलेगी तो हमारा गांव अच्छा होगा, हमारा समाज अच्छा होगा और एक अच्छे समाज की यहाँ पे। जी जी, आप कहाँ पढ़ते हैं? आप आइए तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? डामटा पढ़ते हैं। अच्छा, क्या वजह है कि आप लोगों को यहाँ से लगभग डामटा, जिस गांव में मैं खड़ा हूँ, इस गांव से डामटा लगभग
15 से 20 किलोमीटर दूर है। तो आखिर क्या वजह है कि आप लोगों को उतने दूर स्कूल जाना पड़ता है? अभी 10th तक हम यहीं से किया है जी। 11th में हमें यहाँ मिलता नहीं है अच्छा, इधर कॉलेज की कोई सुविधा नहीं है आसपास? ना जी। डामटा ही है तो हम डामटा में आगे स्टडी किया है जी। और इस वजह क्या है वहाँ जाने की? यहाँ पर बारी तो है नहीं। अच्छा, उसकी कोई सुविधा नहीं है, इस वजह से आपको उस क्षेत्र में जाना पड़ता है। डामटा जाना पड़ता है। आप एक युवा हैं, युवा के रूप में क्या मांग आप अपने इस क्षेत्र के लिए करते हैं स्कूल को लेकर के? यहाँ पर स्कूल खुलने चाहिए। अच्छा, इससे पलायन रुकेगा? हाँ जी। और हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा। जी। जैसे अभी यहाँ से हमें डामटा जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए। जी। और भी अच्छा रहेगा हमारे लिए इधर। जी। अगर हम गांव में पढ़ेंगे तो गांव के लोग भी बहुत सारे जुड़ेंगे। जी। और ठीक है, तो तमाम बातें हमने गांव की चालू है, तमाम बातें हमने इस गांव की आप सभी से करी और मैं तो समस्या सुन करके हैरान हूँ कि इतनी समस्याएं इस क्षेत्र में। तो शायद इस क्षेत्र की समस्या को देख करके लगता है कि यहाँ के स्थानीय नेताओं ने किया क्या होगा। हैरान तो मैं सबसे बड़ी चीज इस चीज से हूँ कि इस गांव के लिए, इतना बड़ा गांव है, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव, और इस क्षेत्र में मात्र 2 लाख रुपए यहाँ के विकास के लिए आए हैं। तो इसे मैं सौभाग्य समझूं या दुर्भाग्य? तो आप लोग इस समय, हमें लाखों दर्शक देख रहे हैं, आप लोग हमें बताइए कि वाकई क्या ऐसे नेताओं के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए? क्या इतने बड़े गांव में लगभग कितनी जनसंख्या इस गांव की है? 700-800। शायद 10-10 रुपए भी एक गांव के हिस्से में नहीं आएंगे। ये दुर्भाग्य है। तो इसको लेकर के हमारी जनता क्या राय रखती है? मैं ओपिनियन पोल का जो बटन है वो ऑन कर दूंगा, आप हमें वोट कीजिए और वोट के माध्यम से बताइए क्या ये सरकार का जो रवैया है ये यही रहना चाहिए या परिवर्तित होना चाहिए? कि मैं अपने गांव की जो मुख्य समस्या है उनके बारे में मेरे बहुत सारे साथियों ने बता दिया है। जी। मैं कुछ बिंदुओं पे प्रकाश डालना चाहूँगा। जी। क्योंकि हमारे ये इस क्षेत्र का मुख्य गांव है ग्राम ढुई। जी। और इस हमारे गांव के जो विद्यालय हैं, तीनों विद्यालय जी, वो इस समय चल रहे हैं। जी। और यहाँ के विद्यालय के बारे में कई बार कई बार यहाँ की शिकायतें आई है और कई बार ये समस्या बड़ा रूप भी ले चुकी है। जी। मैं इस पर कहना चाहूँगा कि मैं ना तो किसी टीचर की इसमें कोई गलती मानता हूँ, मैं इसमें उच्च अधिकारियों की और संबंधित विभाग की गलती मानता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ जो एक टीचर आए थे पहले, प्रमोद कोठारी जी, वो जब हर समय दारू पी करके विद्यालय में जाते थे, उनका व्यवहार बच्चों के प्रति सही नहीं था। तो शिक्षा समिति और अभिभावक संघ ने जो है मिलकर के उनका विरोध किया, उनकी शिकायत की। उस समय के जो हमारे ABO साहब थे सक्सेना जी, उन्होंने ऑन स्पॉट आकर के उनका निरीक्षण किया जिसमें वो गलत पाए गए। तो उनको पनिशमेंट क्या मिला? जी। 2 महीने तक उनको अटैच किया गया और दोबारा उनको इसी विद्यालय में भेजा गया, दोबारा से भेजा गया, इसी विद्यालय में भेजा गया। तो ये कौन सी पॉलिसी है? मैं पूछना चाहता हूँ संबंधित विभाग को जी कि हम जो है मजबूर हो गए। कई बार हमको तालाबंदी करनी पड़ी विद्यालय में, लेकिन विभाग जो है कहीं पर भी जो है सजग नहीं है और विभाग के कान में जूं नहीं रेंगती। हम तो ये समझेंगे कि विभाग बिल्कुल सोया हुआ है, अपने अध्यापकों को सुधारने में बिल्कुल सक्षम नहीं है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आज जो बड़े बड़े लोगों के बच्चे पलायन कर रहे हैं और अच्छे विद्यालयों में कहीं पढ़ने जा रहे हैं, गवर्नमेंट के विद्यालय सारे बंद होने की कगार पर है, वो इसीलिए है क्योंकि इन विद्यालयों के प्रति सरकार का रवैया सही नहीं है। और जो हमारे नेतागण हैं वो भी इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जो हमारे उच्चाधिकारी है इस पर विशेष ध्यान दें, ताकि हमारे जो गांव के बच्चे हैं यहाँ से पलायन न करें और यहीं पर पढ़ने का प्रयास करें। और जहाँ तक रोडों की बात है, बडोगी से आगे ढुईक से जो आगे कंडारी तक जो 7 किलोमीटर का जो रूट है वो तो बिल्कुल खस्ता हालत में है। बीच में ADB कोई विभाग है, उनको ये पोर्शन सौंपा गया था और वो आज के तारीख में इतना दयनीय स्थिति में है कि वहाँ पर जो है पैदल चलना भी मुश्किल है, गाड़ी का तो बहुत मुश्किल है। कभी भी दुर्घटना हो सकती है और कई जगह से गाड़ी जो है कच्चे उस पर गुजरती है। तो मेरा विभाग से ये कहना है, यहाँ पर गाँव के पास
3-4 जगह पानी के तालाब बन जाते हैं। हम इधर उधर आने में हम सक्षम नहीं हैं। तो मेरा विभाग से ये भी कहना है, PWD विभाग बड़कोट से, कि गांव के पास जो तालाब बन रहे हैं, बरसात के टाइम पानी की जो वहाँ पर एकत्रित होता है गांव के पास, जहाँ पर कि दुकानें भी है और हमारे आने जाने के रास्ते हैं, वहाँ पर जो है नारदाने बनाए जाएँ और उसके पानी की निकासी बनाई जाए और नालियों का सुधार किया जाए।